बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज हमारे साथ खरी बात में ऐसा कराची का एक सियासतदान मौजूद है जिसने हमेशा खरी बात की है। आजकल वज़ीर आला के मशीर हैं बराए फ़िशरीज़, लाइव स्टॉक, इंसानी वसाइल, देही तरक्यात, हुकूमत सिंध मिनिस्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सैयद नजमी आलम साहब। नजमी भाई, आपकी मेहरबानी। आप आजकल मिनिस्टर तो हैं फ़िशरीज़, लाइव स्टॉक, इंसानी वसाइल, देही तरक्यात, इस पार्टी कराची डिवीज़न के सदर भी रहे, वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे और उससे पहले भी बहुत अहम ओहदों पे रहते आए। 1975-76 से आपने सियासत का आगाज़ किया, नेफ से फिर इस पार्टी में आप आए। आपका जो सियासी सफ़र कंटिन्यू एक वर्कर से मिनिस्टर तक का सफ़र है और इस सफ़र के दौरान आपके भाई नजीब आलम सैयद को भी कत्ल कर दिया गया 1990 में। तो ये सियासत, भाई का कत्ल, नजीब आलम को 34 साल हो गए, उसको कत्ल कर दिया गया। अब तक उसके कातिल भी नहीं पकड़े गए और आप सियासत कर रहे हैं। तो नजीब की कत्ल का दुख और सियासत, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सियासत तो मैंने स्टूडेंट दौर से जब कॉलेज में गए तो ज़माने में दो मेजर स्टूडेंट जमातें होती थी। एक तरफ एनएसएफ थी, एक तरफ जमीयत थी। माइंड मेरा एनएसएफ की तरफ गया और शायद उसकी वजह ये थी कि मेरे बड़े भाई भी एनएसएफ कराची के प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो भी अब आजकल अमेरिका में हैं, तो उनके साथ उसी तरफ गए। फिर जब ज़ियाउल हक का माशाल्लाह लगा तो मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कौन होता है। और मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में जब जेल गया सियासत में तो भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे। उस वक्त में हम गए, टीचर्स का एक इशू था जिस पे हमने टीचर्स की हिमायत में मुजाहरा किया, गिरफ़्तार हो गए। लेकिन वो अपनी जगह, क्योंकि उसको हमने उस वक्त ये समझा कि ये पुलिस ने गलत किया टीचरों के ऊपर हाथ उठाकर, टीचरों पे लाठीचार्ज हुआ तो उसके अगेंस्ट हमने किया। फिर जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव हो गया खुद ब खुद, क्योंकि उस वक्त जमहूरी सोच रखते थे तो गैर जमहूरी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उसी सिलसिले में कुछ 4-4.5 साल जेल भी काटी ज़ियाउल हक के दौर में, सब काटी, सब बर्दाश्त की। लेकिन सारी जो हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली ना, वो भुट्टो साहब की शहादत ने और बीबी साहिबा की जो जद्दोजहद साथ थी, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार था। वरना जेल में इतने से रहना किसी, तो वो एक हमारे लिए इंस्पायरेशन थी कि भाई भुट्टो साहब ने जान दे दी। बीबी जेल में, हम कराची सेंट्रल जेल के एक हिस्से में हम बंद हैं, दूसरे हिस्से में बीबी बंद है, तो वो हमें बड़ी ताकत देती थी, तो उससे हमने किया। फिर नजीब, क्योंकि बहुत छोटा था मुझसे, तो नजीब आता था जेल में मिलने, मुझे कभी खाना देने, तो वहीं पे उसके ऐसा पार्टी के उस ज़माने में पीएसएफ के लड़के जब आते थे हमसे जेल में मिलने, जो नजीब से सीनियर थे, उनके साथ साथ फिर साथी साहब फ़हीमुज़्ज़मा, ये सब एनएसएफ में, ये पीएसएफ में होते थे। तो ये नजीब ऐसा ऐसा उस तरफ फिर पीएसएफ में चल पड़ा। आखिर ये एक दूसरे को कब सियासत में तशद्दुद की गेम हुई कब कि जिसका नजीब भी शिकार हुआ और बहुत सारे लोग शिकार हुए? हमारे दौर में भी, हम जब कॉलेज में थे तो लड़ाइयाँ होती थी आपस में तलबा तंजीम की, लेकिन वो हाथ पाँव के हद तक होती थी और ऐसी होती थी कि वो भी ज़्यादातर इलेक्शन के दिनों में, जब तलबा यूनियन के इलेक्शन हो रहे होते थे, उस वक्त थोड़ी सी चीज़ें हीटअप होती हैं तो हो जाती थी, लेकिन वो कोई ऐसी लड़ाइयाँ नहीं थी। हमारी जमीयत से होती थी लड़ाइयाँ कि एक दूसरे से हाथम पाई, धक्कम पेल हो गई, बस शाम को वो ख़त्म हो गई, कैंटीन में सब साथ बैठे हुए। लेकिन जब ये एमक्यूएम आई तो एक नया ट्रेंड उभरा यहाँ पर। पहले जमीयत ने भी असले का इस्तेमाल एक दो दफ़ा किया था कराची यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो इतने महज पैमाने पे नहीं था। या उसके बाद जब ये एमक्यूएम आई तो ये असले का सारा ज़ोर यहाँ पे। अब जब शहर में हर तरफ बंदूक फैलने लगी, कराची के नौजवानों को इतना वर्गलाया गया कि वो बिल्कुल उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया।
उस सब हर बच्चे के हाथ में बंदूक, हर बच्चे के हाथ में बंदूक। फिर वो शहर के हालात ऐसे ही बनते गए। नजीब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर ये पीएसएफ का सदर बन गया था, तो इसने कहा मैं नहीं मानता इसको अल्ताफ़ हुसैन खाना। हालांकि उस दौर में नजीब ने ऐलान भी किया कि मैं 90 को उड़ा दूंगा। नहीं, उड़ा नहीं दूंगा। उसने कहा कि अगर ये जब एक आते हमारे कोई वर्कर को शहीद किया कराची यूनिवर्सिटी में, तो नजीब बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि 3 हमारे वर्कर शहीद हुए थे, हारून रशीद और 2 और लड़के थे, मुझे नाम याद नहीं। तो नजीब ने फिर कहा कि अगर ये है, फिर कुछ हमारे लोगों के घरों पे हमले हुए, तो नजीब ने कहा कि अगर पार्टी के लड़कों के घरों पे हमले होंगे तो फिर मैं 90 को भी नहीं छोड़ूंगा, फिर वहाँ पे भी हम भी करेंगे। तो वही गुस्से में उसका एक जज्बाती था कि अगर हमारे घरों पे आओगे तो हम भी तुम्हारे घरों पे आएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नजीब के मर्डर में अपने पार्टी के लोगों का भी हाथ था। नजीब देखें, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पे था। नजीब मेरे मामू का 40वां था या क्लिफ्टन पे, वहाँ से 40वें से होके वो आ रहा था और जब घर ही आ रहा था, वो जैसे ही घर के करीब पहुँचा, एक जगह पे जहाँ टर्निंग होती है, वहाँ पे चारों तरफ से फायरिंग हो गई इस पर। और वो सारे एमक्यूएम के लोग थे, उसमें तो कोई खामखा पार्टी का नाम लेना, ये एमक्यूएम के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे थे कि वो जी वो कायम अली शाह से लड़ पड़े थे तो कायम अली शाह का हाथ ये है। बातें पब्लिक में होती रही। नहीं, ये एमक्यूएम का प्रोपेगेंडा था, एमक्यूएम का प्रोपेगेंडा था, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं थी। कातिल कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कातिल उस जाने गिरफ्तार हुए थे कुछ लोग, खालिद बिन वलीद और 1-2 लड़के और थे, एक एस ब्लॉक का लड़का था मुझे याद है। लेकिन फिर वो केस चल रहा था तो हमारी गवर्नमेंट चली गई, जाम सादिक का दौर आ गया और उसके तर्ज सियासत को सब समझते थे। उसने क्या किया, वो जो लड़के थे उनको बुलाया, उनको वो सबको गिरफ्तार करा दिया था उसने। पाकिस्तान में क्या है कि बेनज़ीर भुट्टो से लेके नजीब तक और बहुत सारे हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर लीडर्स मारे जाते हैं, मगर कातिल कोई गिरफ्तार नहीं होता। बाकियों के कातिल मिल जाते हैं, मगर किसी पॉलिटिकल लीडर का, किसी कारकुन का कातिल नहीं मिलता। वो कातिल आज़ाद घूमता है। तो फिर ये सिलसिला चला आ रहा है मारने वाला, तो वजह क्या है? होता ये है कि जैसे एक तो हुआ कि मैंने ज़ाती हैसियत में किसी को मार दिया, तो वो आइडेंटिफाइड होता है कि भाई इसने मारा है, इसकी दुश्मनी थी, इसकी लड़ाई थी। आप देख लेना लियाकत अली ख़ान से लेकर, या मैं तो कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस ख़राब होने का तहकीकात कराए पाकिस्तान की, कैसे ख़राब हो गई, कैसे पेट्रोल चला गया। तो ये एक हमारे यहाँ साजिशें महलाती होती रही हैं। मतलब बानी पाकिस्तान से आप कह रहे हैं सियासत साजिश हो रही है। हाँ, तो देखिए आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि मुझे एक आदमी ने बताया, लियारी का एक बड़ा बुज़ुर्ग था, तो उसका इंतकाल हो गया। उसने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो हमने देखा कि एक एम्बुलेंस खड़ी है, उसमें से एक खातून खड़ी है बाहर और एक स्ट्रेचर निकाल के उन्होंने रोड पे रखा, इसलिए कि अंदर गर्मी बहुत हो रही थी। तो हम लोग जब करीब गए कि भाई क्या है, तो देखा तो कायद-ए-आज़म थे स्ट्रेचर पे। उस आदमी ने अपनी आंखों से ये देखा था, उसने मुझे बताया लियारी में। कहने लगा उसी वक्त वो रोड उस ज़माने में ये सिंगल थी, डबल नहीं थी। कहने लगा वो गुज़रा एयरफोर्स के एक पूरा स्क्वाड गुज़रा, शायद उसमें आगे जो बेस था मसरूर उधर तक गया। उसके कोई 20-25 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आई है। जब तक कायद-ए-आज़म, खैर उनका टाइम भी आगे हो गया। तो ये है लियाकत अली ख़ान का कत्ल, वो हेलीकॉप्टर ही गिर गया जो रिपोर्ट लेके आ रहा था। इस मुल्क में ये सारी चीज़ें तो होती रहीं, और क्योंकि इसमें इंडिविजुअल फेल नहीं होता तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि जिनके साथ हादसात होते हैं, जिनके बच्चे, भाई बहन पॉलिटिकल लीडर्स के मारे जाते हैं, वो इक़्तिदार की हवस के लिए ही सब कुछ भूल जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इक़्तिदार की हवस नहीं होता। जब आप बड़े कैनवस पे आ जाते हैं तो फिर आपको अपना दिल भी बड़ा करना होता है। अब अगर जैसे मुल्क की सियासत में अगर हमने कभी एमक्यूएम के साथ बैठे, 88 में भी बैठे हम उनके साथ, उस वक्त आपको फिर अपनी ज़ात से निकल के सोचना होता है। ये तो ज़ाती लड़ाई हो तो मैं कहूँ कि भाई मेरी आपसे दुश्मनी है, बस आपके साथ तो बैठना ही नहीं है। लेकिन जब वंस यू और पूरे मुल्क की सियासत की बात कर रहे हैं तो फिर अपनी ज़ात से निकल के सोचना होता है। अक्सर जैसे आपने कहा कि जी एमक्यूएम में दहशतगर्द विंग थी, और ऐसे ही उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया पीस पार्टी की जो अमन कमेटी है, लियारी गैंगवार, ये पीस पार्टी की है कि दहशतगर्द ग्रुप्स है। तो ये सब कुछ क्या देखिए, मेरी बात सुनिए, इनका जो मेन आदमी था लियारी गैंगवार का, रहमान डकैत,
वो पीपल्स पार्टी के दौर में मारा गया। उससे पहले रिपोर्टेड था कि वो कोयटा से गिरफ़्तार हुआ और पुलिस की कस्टडी से कराची से निकल गया। उस वक्त अरबाब रहीम साहब वज़ीर आला थे। हमारे दौर में तो उसका इनकाउंटर हुआ, वो मारा गया। अमन कमेटी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का अपना अमल था कि उसने बिल्कुल पागलों की तरह ही शुरू कर दिया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि MQM ने जब अमन कमेटी से हुए तो उन्होंने क्या किया, जैसे लियारी के बच्चे बाहर काम करने आते हैं, बहादुर शाह मार्केट, इधर आपको बहुत लियारी के वर्कर हैं, उनको मारा। उसका फ़ायदा इसने उठाया, अमन कमेटी ने। इन्होंने क्या किया, कोई बस जा रही है उसमें से उर्दू स्पीकिंग उतार के मार दिया, तो हमने बदला ले लिया। अब जिसके घर का कोई मरा हुआ होता है ना, तो वो कहता है अच्छा हुआ कि मेरे भाई का बदला हुआ। हम इस तरह नहीं कर सकते थे कि अगर किसी बलोच सिंधी को मार दिया तो हम जाके उसके बदले में मारने खड़े हो जाएं। तो हम ये पीपल्स पार्टी एज ए पार्टी नहीं कर सकते। उसकी वजह से फिर अमन कमेटी स्ट्रॉन्ग होती रही। और उसमें ये भी हुआ कि एक दफ़ा जब हमने हमारे मलिक मोहम्मद ख़ान को शहीद किया लियारी में, उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ चौधरी असलम का, वो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था, प्रॉपरली उसको नहीं किया गया, तो उसका उनको फ़ायदा हो गया अमन कमेटी को। उन्होंने उसको जज्बात भड़का दिए कि जी बलोचों के ख़िलाफ़ हो रहा है, बलोचों के ख़िलाफ़ हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं। आप इस वक्त फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं, और फ़िशरीज़ वो समंदर का मछली का सोना, अगर उसका सोना इतना मछली निकल रही है कि पूरी दुनिया में वो जाके भेजी जा रही है, बेची जा रही है, अरबों रुपए की मछली, मगर वो पैसे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हड़प हो जाते हैं। पूरी समंदर का सोना जो ये निकल रहा है कराची से, या आप पूरे आपके समंदर से, आप उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, भाई ये सोना जाता कहाँ है, कि ये सब बर्बादी क्या है? नहीं, एक्सपोर्ट तो प्राइवेट सेक्टर करता है, कोई गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करती है। लास्ट ईयर $472 मिलियन की एक्सपोर्ट हुई है हमारी। हमारी बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी मिसमैनेजमेंट थी या जो भी था, कि हम पे यूरोपीय यूनियन का बैंड लग गया। पहले भी लगता रहा है, बार बार लगता रहा है, मिसमैनेज की वजह से। मिसमैनेज क्यों? अब दोबारा वो 2 महीने बाद आ रहे हो, इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मुझसे क्लियर होंगे। मैंने इस पर बड़ा हमने काम किया है कि हम क्लियर हों हार्बर को सही करने के लिए। और अब इसमें जब तक आप प्राइवेट सेक्टर, देखिए गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटर का होता है, गवर्नमेंट का काम कारोबार का नहीं होता। अब हम वर्किंग कर रहे हैं कि पूरी कोस्टल बेल्ट पे अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो रहा है कि हम कोई 150-200 कम्युनिटी बेस्ड पॉन्ड बनाएंगे, वहाँ के मुकामी आदमियों को देंगे कि आप इसमें आप श्रिम्प पैदा करो, मछली पैदा करो। क्योंकि अब खाली समंदर से निकली हुई मछली से आप एक वर्ल्ड मार्केट को नहीं बीट कर सकते। आपको इस तरफ आना पड़ेगा कि फार्मिंग की तरफ। दुनिया में हर जगह यही हो रहा है कि फार्मिंग के ज़रिए वो लोग कर रहे हैं अब उसको। अब हमारे पास अभी मैंने एक रिपोर्ट सर्वे करवाया मंछर का, पानी टेस्ट करवाया मैंने, तो वो बहुत ख़राब पानी है, जहरीला पानी हो गया। जहरीला, हाँ, TDS बहुत बड़ा हुआ है। और मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है लेकिन बहुत टेक्निकल है, तो जब तक आपको भी समझ नहीं आई मुझे भी। लेकिन अब मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा है कि अगले हफ्ते मुझे इसका पूरे रीज़न्स और क्या है और कैसे इसको बचाया जाए। क्योंकि मच्छर हमारी एशिया की सबसे बड़ी झील है। इस वक्त मेरा इनलैंड फिशरीज में सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मच्छर झील को मैं रिवाइज़ करूं और उसको वैसे जैसे पहले थी। अभी उसमें वो जो सेम नाले का पानी आ रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट। अब मैं उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, टेक्निकल रिपोर्ट आ जाए तो फिर मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी जाऊँगा कि जी आपका काम है, ये सेम नाला इसमें नहीं आना चाहिए, वरना हमारी मच्छर पूरी बर्बाद होगी। यूरोपीय यूनियन का भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी मिसमैनेजमेंट, सहूलियात का फुकदान और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके सारी जेटियाँ वो मुख्तलिफ लोगों को प्राइवेटली ठेके पे दी गई है। ये ठेका आप इब्राहिम मेदरी से लेके टट्टे, सजावल, कराची और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ठेके तो कंटिन्यू चल रहे हैं। आप भी वज़ीर हैं, पहले भी चलते रहे। इसकी जो माल आता है वो उन इदारों को या हुकूमत को सपोर्ट नहीं होती। मेरी अर्ज़ सुन लें, मैं उसकी जेटियों का आपको बता दूँ। अभी हमने सारे DCs को लिखा है एक्चुअली। पहले एक तो यह है कि ये जैसे कराची फिश हार्बर की जेटी है, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई है। इब्राहिम हैदरी की जेटी भी
बनी हुई है, लेकिन उससे आगे जो जेटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की बनाई हुई नहीं है। कुछ जगहों पे हमने फ्लोटिंग जेटियाँ रखी हैं, छोटे छोटे। कुछ लोगों ने प्राइवेट अपनी अपनी बना के अपना अपना दुकान चमकाना शुरू कर दिया है। वो बहुत सारे उसमें पुराने लोग भी हैं, जो बड़े बड़े माजी के स्मगलर भी मौजूद हैं। ये जो जेटियाँ आप देखते हैं ना पूरे कोस्टल बेल्ट पे, ये पुराने, ये आज की नहीं है, ये 100-150 साल से उस इलाके के उन्होंने छोटी छोटी जेटियाँ बनाई हुई हैं, अपनी छोटी फिशिंग। अच्छा, वहाँ से बड़ी बोट्स नहीं जाती हैं कि भाई कुछ 6 दिन के लिए जा रही है या 15 दिन वाली लॉन्चें नहीं जाती, वहाँ से जाती हैं, सुबह जाती हैं, शाम को आ जाती हैं। ये वो वाली जेटीज़ हैं। अब हम उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें इशू ये आ रहा है कि हमने डीसीज़ को लिखा है कि आप इसकी ज़मीन की वो बताएं हमें कि किसकी है ये ज़मीन, किसी के नाम पर है ये ज़मीन, तो सारी बात है, फिर हम उसी के नाम पे उस जेटी को लीज़ करके देंगे। अगर सरकारी है और किसी के नाम पे नहीं है, नॉन क्लास जिसको कहते हैं, अगर वो है तो फिर हम उसको अपने पास लीज़ करें। तो हमने डीसीज़ को लिखा है, काफ़ी जगहों से जवाब आ गए हैं कि हाँ भाई, ये जैसे इब्राहिम हैदरी की जेटी के लिए आ गया कि जी ये जामोटों की ज़मीन है, तो हम उन्हीं के नाम क्या करके। जामोटों का कब्जा तो नहीं हो सकता है कि शुरू में सरकार की ज़मीन पे, ज़मीन तो सरकार की है, तो जामोटों को किस तरह नहीं, वो उनकी ज़मीन उनके नाम फॉर्म 7 पे है, वो ऐसा नहीं है कि कब्ज़ा है, उनके नाम पे है ज़मीन के कागज़, उनके नाम पे। कागज़ तो आजकल पैसों पे बनते सर अब ये आज के तो नहीं है, रेवेन्यू के कब के हैं, लेकिन उनकी फैक्ट बात है कि उनके नाम पे वो ज़मीन है। हम हर जेटी को चेक कर रहे हैं कि भाई आपकी किस, अभी हमने अगले साल के लिए प्रपोजल भी दे रहे हैं, जैसे केटी बंदर पे हम जेटी बड़ी बनाना चाहता हूँ मैं, वहाँ पे हमारी फ्लोटिंग जेटी है, वो इसलिए तो वहाँ उस पर मछली उतार ली और फिर ले आए ऊपर, लेकिन मैं केटी बंदर बड़ा फिशिंग पॉइंट है, उस पर हम पक्की जेटी, और एक इस तरफ ये सोमार गोट की तरफ 2 जगहें हमने आइडेंटिफाई की हैं। अभी हमने उनकी फिजिबिलिटी बनने के लिए इसको लिखा है कि वह अपना पीएनडी को वो फिजिबिलिटी बनाते हैं कि भाई अगर हम इतना पैसा यहाँ लगा रहे हैं तो इसके में कितनी बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि हम पैसा लगा दें और इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी ना हो तो पैसा ज़ाया गया, तो फिजिबिलिटी बन जाएगी तो फिर हम उसको। फिशरी डिपार्टमेंट आपका एक सिंध हुकूमत का बड़ा अहम डिपार्टमेंट है माहीगिरी के हवाले से, मगर फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, जैसे फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिश हार्बर और बहुत सारे अलग अलग इदारे, तहकीकात करने वाले इदारे। और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो डिपार्टमेंट के अलावा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग करके और बड़े तादाद में मुलाजमीन की भर्ती भी है, हज़ारों लोग वहाँ पे माल गनीमत जो टैक्स कम मिलता है वो खा भी रहे, माल गनीमत करके फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से काफ़ी अरसे से लूटा जाता है, कभी चेयरमैन की शक्ल में, कभी मेंबर्स की शक्ल में, कभी एडवाइज़र की शक्ल में। ये जो माल मिल जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, तो आपके डिपार्टमेंट को ये सोसाइटी क्यों नहीं दी जाती? कर्जा तो नहीं उतरने वाला पाकिस्तान का, लेकिन मैं सही बता रहे हैं आप, मैं तहसील मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर हूँ कि फिशरमैन सोसाइटी के फौरी इलेक्शन हो और इलेक्टेड लोग आएँ और वो चलाएँ इसको लूट का माल ना बनाए। और इसमें 750 आदमी भर्ती जो हो गए हैं, यार किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतने आदमी होते हैं? 40-50 ज़्यादा, चलो उनका कलेक्शन करना होता है, ये करना होता है, लेकिन इसको तो तबाह कर दिया। ये तो अब देखें ना, अभी जैसे ये ऑफ सीज़न था तो उसी वक्त तो हमें ज़रूरत होती है, वो जो पैसा है 2.5% वो फिशरमैन का है ना, उसके पैसों में से कट 2.5% उसका है, 1.5 से 2% सोसाइटी का है, कोई 4 से 5% दिया जाता है। सोसाइटी को 2.5% जाता है। वो पैसा इन फिशरमैन की फलाह के लिए, उनका कोऑपरेटिव को बनी क्यों थी, इसीलिए भाई आप उसको हटाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का मैं सख्त मुखालिफ हूँ। वहाँ क्या गेम है कि मुख्तलिफ ज़ातों के लोग वहाँ पे आके सब कब्ज़ा जमा के बैठे हुए, और पुराने अभी तो माहीगिरी भी नहीं करते, सिर्फ कब्ज़ा गिर है मुख्तलिफ लोग, वो उस कमेटी के मेंबर हैं, उसमें माहीगिरी को तो कोई नुमाइंदगी है नहीं, वो बेचारा मजदूरी भी कर रहा है। एक पूरी माफिया है, वो स्मगलिंग भी करते हैं, सोने से लेके मछली हर चीज़ स्मगलिंग एक धंधा है। वो मेंबर कैसे फिर बन जाते हैं? फिर आप क्या रुकावट क्यों नहीं बनते? मेंबर तो नहीं है वहाँ पर, मेंबर तो नहीं है एफसीएस के। एफसीएस का मेंबर तो वो होता है जो उसको गवर्नमेंट ही नामजद करती है, हुकूमत से नामजदगी होती है। वो मैं कह रहा हूँ वो गलत है। मैं बिल्कुल, चेयरमैन भी हुकूमत नामजद करती है, डिपार्टमेंट करता है सारा, उसको अभी हमने हमने अभी एक प्रपोजल दिया है, मैं थे कादिर पटेल साहब, हमने कहा भाई आपके यहाँ जो फिशरमैन हैं वो 7 होते हैं, सरकारी 8 होते हैं। अब हमने उसमें अमेंडमेंट के लिए तजवीज़ किया हुआ है कि 9 फिशरमैन हो, 8 सरकारी।
उसमें फिशरमैन मैं और आप भी बन सकते हैं। मैं तो नहीं बन सकता, मैं फिशरमैन हुई नहीं, मैं कैसे बन जाऊँ? बन जाते हैं वहाँ पे, बहुत नहीं, माजी में गलत है, भी ये नहीं बनते है। रहे। गलत होता रहा है ना, मैं मान रहा हूँ उसको, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। ये जितने एडमिनिस्ट्रेटर लगे ये गलत था, ये नहीं लगना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को, इन्होंने तबाह कर दिया। मीठे पानी की मछली की बात की जाए, माहीगिरी की, तो दरियाओं में भी बहुत सारी मछली है, मगर फिशरमैन का जो इदारा है आपका फिशरीज़, उस हवाले से मीठे पानी के हवाले की जो मछली है उस हवाले से डिपार्टमेंट कोई खास खातर ख्वाह काम नहीं कर रहा। अंदरूनी सिंध की अगर छोटे शहरों की देहातों की बात करें, वहाँ तो मुख्तलिफ फ़िशिंग के लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स भी बना के हुए, सांगड़ से लेकर सखर तक बेहतरीन नायाब किस्म की मछली है, मगर डिपार्टमेंट का वहाँ पर क्या रोल है? देखिए, हम हर साल कई करोड़ रुपए का बच्चा खरीद के उन पॉन्ड्स में डालते हैं। मेरा लेकिन अब टारगेट ये है, मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा है कि ये आखिरी साल है, आप बच्चा खरीद रहे हैं, अगले साल आपको बच्चा नहीं खरीदने दूंगा मैं। आपको अपनी हैचरीज़ को इतना डेवलप करना है कि अगले साल जब आए बच्चों को जो होता है ब्रीडिंग टाइम होता है, उसमें हम इतना बच्चा पैदा करें कि हम अपने बाज़ार से ना ख़रीदें, हम खुद झीलों में हम डालते हैं, झीलों में मुख्तलिफ झीलों में जाके डालते हैं। हमने एक हमारा प्रोग्राम है AAP के, उसके तहत काफ़ी पॉन्ड्स बना के लोगों को दिए, उनको भी देते हैं बच्चा हम। और लेकिन मीठे पानी में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हो रही है वो हो रही है मच्छर की सूरत हाल से। मच्छर की बर्बादी का किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तो कहूँगा जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो बनाया था नाला, वो जो सेम नाला है, वो हमारी मच्छर में क्यों आता है? अभी थोड़े से मच्छर का अभी तो आप लोग वफाक में भी मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है, हुकूमत तो है। हम उसको टेकअप कर रहे हैं। अभी हमने मच्छर के पानी के पूरे टेस्ट कराएं, उसकी रीज़न बता रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट बना रहा है। फिर मैं उसको CM साहब के पास लेके जाऊंगा और फेडरल गवर्नमेंट में भी लेके जाऊंगा कि भाई आप इसको, फेडरल गवर्नमेंट का काम है वो अपना वो सब करे। मुझे हर हालत में मच्छर झील अगली बारिशों पे साफ़ चाहिए, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो पानी आता है इसमें, उससे थोड़ा सा पानी बेहतर हो जाता है क्योंकि ताज़ा पानी आया जाता है। ये खड़ा हुआ पानी है तो इसमें, लेकिन वो जो सासा सेम नाले का आ जाता है तो वो जैसे भी बारिशें हुई थी उसके 1 महीना पानी बहुत अच्छा था मच्छर का, लेकिन वो ऐसा ऐसा सेम का पानी आ रहा है तो वो। ख़ास करके माहीगिरी की बात करें तो जाली लाइसेंस बहुत दिए जाते हैं, और बड़े जाल जो इसमें बड़ा सुराख होता है वो छोटे सुराख, वो बड़ी गेम है, उस पर बड़ी ख़तरनाक किस्म की फ़िशिंग की जाती है। उसकी रोकथाम के लिए कोई इदारा डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं कर रहा, हत्ता कि वफाकी इदारे भी इसमें इन्वॉल्व है, सूबाई भी इन्वॉल्व है, मगर मैं बता दूंगा आपको जो आप बात कर रहे हैं। आप देखिए 2 किस्म के जाल, अभी हमने सिंध गवर्नमेंट ने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में पाबंदी लगाई है कि डीप सी ट्रॉलिंग पे, डीप सी ट्रॉलिंग वो लगा दी हमने। हमेशा वो पाबंदी लगती है, फिर भी गेम हो जाती है। नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसको, अब वो निकलेगा। और हमने उसका भी हमने तरीका रखा है, जब बोट सब जाती हैं ना, जो ऐसे छोटी सी किश्ती में तो नहीं होती है वो डीप सी ट्रॉलिंग, वो होती है बड़े ट्रॉलर से डीप समंदर में। तो हमने अब ये रखा है कि उसके लिए उनको वेट बहुत बड़ा चाहिए होते हैं, दोनों साइड पे बहुत बड़ा वेट लगाते हैं, तो वो बिल्कुल जैसे लंगर तय में पहुंच जाता है ना, इतना बड़ा वेट होता है। अभी हमने लांचों को चेक करना शुरू किया है कि अगर वैसा वेट होगा तो लांच आगे जाएगी नहीं, हम उसको यहाँ से परमिशन ही नहीं देंगे। माहीगिरों के हुकूक बड़े जब्त किए जाते हैं, सलब किए जाते हैं, उनके हुकूक के हवाले से आप आवाज़ पहले भी उठाते रहे। माहीगिरों के लिए तो क्या हमारे पास सिर्फ एक इशू आ रहा है, हमने अभी इसको मूव किया है कि माहीगीर को वर्कर डिक्लेयर किया जाए, और लेबर डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है इनको लेबर डिक्लेयर। आज उसमें सिर्फ एक इशू आ रहा था, आपने देखा आप प्राइवेट इदारों में जब सोशल सिक्योरिटी के और EOBI के पैसे होते हैं वो मालिक भरता है। अब यहाँ ये इशू आ रहा है कि वो कंट्रीब्यूशन कौन भरेगा। तो अभी यहाँ FCS से बात हो रही है कि भाई जो आपके पास रजिस्टर्ड माहीगीर हैं उनका आप भरें, आपके जो फंड आ रहा है उसमें से आप उनका कंट्रीब्यूशन भरें, ताकि उनको फिर हम वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो भी है, जो उनका लीगल राइट बनता है वो हम उनको दे सकें। अभी थोड़ी इंशाल्लाह हो जाएगा, वो बहुत उम्मीद। अगर हम आपके दूसरे डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक की बात करें तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का आवा काफ़ी अरसे से बिगड़ा हुआ है।
वहाँ पे खास करके लाइफ स्टॉक जो जानवर हैं, जो मालिकान है वो खुद तो ख़रीदते करते हैं, मगर लाइफ स्टॉक की जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह फैसिलिटी होनी चाहिए, सद में कहीं नज़र नहीं आती। आपकी डिस्पेंसरीज भी हैं, वहाँ पे भी इलाज की सहूलियात नामुकम्मल, बहुत बड़ी तादाद डॉक्टरों को तनख्वाहें भी जा रही हैं, डिस्पेंसरीज भी है, मगर जानवरों को जानवर समझ के क्यों तबाही की तरफ धकेला गया है? अभी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूं, इसमें कोई मैं कि हमारी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, हम 30 या बहुत मैक्सिमम 35% तक जानवरों की वैक्सीन कर पाते हैं। इससे ज़्यादा कोई कहता है ना, वो झूठ बोलेगा। मेरे डिपार्टमेंट का भी कहना कि हमने 60% कर दिया तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अब हम उसकी के ऊपर बहुत तेज़ी से वर्किंग कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन का दायरा, दवाई से ज़्यादा वैक्सीन ज़रूरी है। उसके सीजन्स होते हैं। अभी हमारे पास जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें एक नई चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, वो हमें बहुत मदद करेगी अपने जानवरों की नस्ल को बेहतर करने में। वो है जेनेटिक लैब। कराची यूनिवर्सिटी के साथ मैं मिलकर, मेरा इरादा कराची यूनिवर्सिटी में वो लैब बनाने का। वहाँ स्टूडेंट भी हैं, वो भी सीखेंगे, वहाँ पे उसके PhD भी हैं। जेनेटिक लैब से मुझे पता होगा कि इस गाय की जीन क्या है। अब मैं किस बुल से इसको क्रॉस कराऊँ, किसका सीमेंट डालूँ तो इसका मुझे दूध ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने टारगेट बनाया कि अभी हमारे पास एवरेज दूध है भैंस का, गाय का 4.5-5 किलो। पहले ज़्यादा था? नहीं, पहले कम होता जा रहा है। नहीं, कभी भी ज़्यादा नहीं रहा, इतना ही था। तो मैंने वैक्सीन के आपके सेंटर तो मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, और बड़ी आपकी करोड़ रुपए की बजट, कोई अरबों रुपए की बजट भी वो हड़प हो जाती है। तो उस वैक्सीन सेंटर के खिलाफ कोई आप कार्रवाई करते हैं कि आप अपनी दवाइयाँ भी बनाते हैं वैक्सीन के हवाले से, मगर वो अरबों रुपए सरकार के ज़ाया खाए जाते हैं? मैं उसी पे बहुत बड़ा खर्च। देखें, अब अगर आप हमारा बजट देखें, और मैं समझता हूँ हमारे पास बहुत कम बजट है इस वक्त हमें दिया जाता है। जितनी हमें दवाइयाँ लेनी हैं, डॉक्टर्स की सैलरीज़ हैं, और फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, फिर हमें केमिकल्स लेने होते हैं अपनी लैब के लिए। लैब्स हमारी दोनों बहुत अच्छी हैं, CVDL और SEA दोनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब्स हैं। दवाई भी अच्छी। हाँ, 1-2 दवाइयाँ हैं जो हम नहीं बना पा रहे, उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। FMD वो सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है, फुट एंड माउथ की डिजीज़। अभी हमने गवर्नमेंट से कहा, रिक्वेस्ट की है कि हमें शहरी इलाके से बहुत दूर की कोई जगह चाहिए। FMD में डर ये होता है कि उसके जो वायरस है, अगर कहीं लीक कर गया तो इंसानों को अफेक्ट कर देगा। तो हम उसको कहीं पब्लिक की जगह पर, मैंने ज़मीन तो मेरे पास कुरंगी में बहुत, कुरंगी सनती में बड़ी ज़मीन है, खाली पड़ी है, मैदान पड़ा। सर उधर नहीं बन सकती वो लैब, करीब इंसानी आबादियाँ हैं। FMD के ऊपर ये चांस नहीं लिया जा सकता। उसको हमें बनाने अलग थलग जगह पे कोई लैब बनानी है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मैंने तो CM से कहा कि मुझे कोई जजीरा दे दो छोटा सा, खुदा न खास्ता उसका ब्रेकआउट हो जाए तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसा चांस नहीं ले सकते। आपने बात की कोरंगी सनती एरिया के अंदर आपके सेंटर्स वैक्सीन के भी हैं, तहकीकात के भी हैं, रिसर्च के भी हैं, मगर वहाँ पे जितने भी अफसरान बैठे हुए सालों से वही लोग बैठे हुए हैं, कोई PhD करके किसके नाम पे अरबों रुपये वहाँ बजट गई, मगर वो सब कुछ हड़प हो गई। कोई इंक्वायरी, कोई तहकीकात आप कर रहे हैं कि ये सब जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कोई रिसर्च भी करते हैं या पैसे ज़ाया हो रहे हैं? मैंने अभी ऑडिट कराना शुरू किया है। कर दिया है, बेहतरीन। मैं एक और प्राइवेट से कराऊंगा, मैं इधर से गवर्नमेंट से नहीं कराऊंगा फिर ऑडिट। अभी हमारे पास प्रोग्राम है AAP, उसका मैंने 7 साल के ऑडिट का कहा है जब से ये शुरू हुआ है। और उसके बाद कि भाई आपने इतना पैसा खर्च तो कर दिया, इसका इफेक्ट क्या आया लोगों को? इफेक्ट ज़ीरो। लेकिन जी मेरे पास तो जो फंस गया ना, अभी तक फिर मैं छोड़ता नहीं उसको। अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया जिसकी मैंने चीज़ पकड़ी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत ने मुझसे कह के एक आदमी को लगवाया, लगा दो उसको, मैंने लगा दिया, उसने गड़बड़ की। फिर मैंने नहीं देखा कि किसने लगवाया था, मैंने उसको उसी पर सस्पेंड किया। 19 ग्रेड का ऑफिसर, CS को भेजा नोट, मैंने सस्पेंड है, इंक्वायरी कॉल कर दी। मैंने कहा तुमने ये कैसे? मैंने अभी ये किया, पहले होता था कि हर आदमी जिसके पास बजट है वो खुद ही इस्तेमाल करे जा रहा है, मैंने स्टॉप किया। अब मैंने पूरा अपना प्लानिंग सेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। कोई टेंडर, कोई ये प्लानिंग में आए बगैर नहीं होगा। उनकी शाही याशिया बंद करवा दी। नहीं, अभी इसी तरह यही है तरीका है कि प्लानिंग में आएगा। एक बहुत
कॉम्पिटेंट ऑफिसर को लगाया है मैंने कि भाई ये प्लानिंग में आएगा, प्लानिंग उसको चेक करेगा। हमारी यहाँ कई चीज़ों की डुप्लीकेशन थी, वो भी मैंने बंद कराई है। जैसे हम दवाई ख़रीद रहे हैं, वैक्सीन खरीद, कुछ तो वैक्सीन तो ज़्यादातर हम खुद बनाते हैं, जो बाज़ार से ख़रीदने की है, भाई आप फार्म वाले क्यों ख़रीद रहे हैं? मैंने कहा आपका क्या ताल्लुक़ उससे ख़रीदने, जी हमारे जानवर हैं। मैंने कहा नहीं, एनिमल हस्बेंड्री है ना, ये इसका काम यही है वैक्सीन करना, ये आएगा आपके फार्म में वैक्सीन करेगा। उनको रोका, मैंने कहा आप नहीं ख़रीदोगे अब कोई वैक्सीन। मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने इनको कट करना शुरू किया कि भाई ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हो। इंशाल्लाह आप देखेंगे 4 से 6 महीने में आपको बड़ा रिजल्ट नज़र आएगा। एनिमल हस्बेंड्री की आपने बात की, उस हवाले से वहाँ पे भी बड़ी माजी में भी करप्शन होती रही, और जहाँ पे आपने कोरंगी सनती एरिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की बात की, तो माजी में उस डिपार्टमेंट के डीजी और बाकी लोग साबका मिनिस्टर को करोड़ों रुपए की रिश्वत देते रहे। इंक्वायरी अभी चल रही है कि आपने कोई एक्शन ले लिया? आपको भी करोड़ों कोई दे जाते हैं? मैं उसी फ्लैट में रहता हूँ जिसमें पहले रहता था। मेरे पास ना अपनी गाड़ी भी नहीं है, मेरी गाड़ी जो है छोटी सी, वो घर पे यूज़ होती है। आपको करोड़ों ही दे रहे, खुद ही कहा रहे वो? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अल्लाह ना करे मुझे काम लिखो। मैं कहता हूँ मेरे वालिद बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, हैं जॉइंट सेक्रेटरी थे। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, जॉइंट सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट का कोई छोटी चीज़ नहीं होती। मैंने पहली नौकरी 300 रुपये की थी, टाइपिंग की, और साथ साथ पढ़ता भी रहा नौकरी। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अच्छी ज़िंदगी गुजारने की सब चीज़ है। छोटी सी फैमिली है, जो अच्छे साल में एक आध दफ़ा आदमी घूमने चला जाता है वो कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें हम कर लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के जाओगे, यही सवाल रहता है। फिशरीज़ और लाइफ स्टॉक के हवाले से बात हुई, क्योंकि उस डिपार्टमेंट मिनिस्टर हैं, और साथ साथ आप कच्ची आबादी के भी मिनिस्टर, इंसानी वसाइल और दी ह्यूमन सेटलमेंट नाम दे तरक्यात के आप मिनिस्टर भी हैं। सिंध की बात करें तो हज़ारों में कच्ची आबादियाँ कराची में भी मौजूद है, वो कच्ची आबादियों के नाम पे वहाँ इंसानी मसाइल ज़्यादा है, रास्ते, रोड, बिजली, पानी, गैस के मसाइल, और ये कच्ची आबादियाँ मुख्तलिफ लोग माफियाज बनवा देती हैं, और बड़ी माफिया ने काम खेला हुआ है। फिर वो सारा मलबा हुकूमत पे उन कच्ची आबादियों को पक्का करने, रेगुलर करने के हवाले से, बाकी जो मसाइल वो काम फिर हुकूमत का है। तो आप उस हवाले से क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें एक चीज़ समझनी होगी, कच्ची आबादी को लीज़ कर देना कोई मसला नहीं। आपको मैं हैरान हो गया मेरी डिपार्टमेंट में आने के बाद कि यहाँ तो चलो थे, मुझे पूरे सिंध में ऐसी आबादियाँ मिली हैं जो रह रहे हैं 2-2 साल से, 100 साल से, उनके मालिकाना बुनियादी सहूलत भी नहीं, मालिकाना हुकूक भी नहीं है उनके पास, नहीं है। अभी लड़काना में 6 आबादियों को हम देने जा रहे हैं जिनके पास, मैंने कहा यार इनके पास मालिकाना हुकूक नहीं है, कब से हैं? निसार साहब ने कहा ये 100 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। मैं हैरान रह गया, उनके पास मालिकाना, तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी हर आदमी को मालिकाना हुकूक दो। अभी सक्खर में भी एक आबादी को लीज़ देने जा रहे हैं हम, कोटरी में। कराची में भी इस वक्त 15-16 आबादियाँ हमारी रेडी हैं जिनको हम अब लीज़ शुरू करेंगे। अच्छा, माजी में ये होता रहा कि हमने लीज़ तो दे दी, हमने लीज़ उस नक्शे के मुताबिक दी, लेकिन लोगों के घर 2-2, 3-3 फुट आगे बढ़े हुए। अब क्या हो रहा है, उस गली से ना जाने की जगह, पानी सीवरेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो कभी पानी में गंदा पानी आ गया, वो गवर्नमेंट मुस्तकिल पैसे लगाती रहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कच्ची आबादी को अक्सर देखा गया है कि माजी में बहुत सारी कच्ची आबादी बनने का जो ट्रेंड शुरू हुआ, वो जब अफ़गानिस्तान से लोग बाहर से आए तब से कच्ची आबादियाँ बनने का सिलसिला शुरू हो गया कराची में। फिर लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए, खास करके दूसरे सूबों के लोगों ने आके कराची में डेरा जमाया और कच्ची आबादियाँ सरकारी ज़मीनों पर बन गई। तो उसको अभी तक बंद क्यों नहीं जा रहा? वो ऐसी वैसी 40-40 साल से कच्ची आबादियाँ। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू कोई पूछे तो मैं कहूँ कि भाई 1-2 साल का टारगेट बनाओ, जो आबादियाँ लीज़ करो, फिर इस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दो। ये डिपार्टमेंट मुस्तकिल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की करप्शन आप देख रहे हैं मौजूद है। नहीं, वो अपनी जगह है। आप कब तक ये स्लम्स क्रिएट करते रहेंगे शहर में? दुनिया आगे जा चुकी। हमें ये नहीं, मेरा पॉइंट तो ये कि 1-1.5 साल में ये सारे काम को निपटाया जाए, उसके बाद डिपार्टमेंट के भाई अब आज के बाद किसी को लीज़ नहीं मिलेगी कच्ची आबादी को, क्योंकि गोठ आबाद के नाम से लेके बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, और सबसे ज़्यादा करप्शन वहीं से होती है। और सारा का सारा पैसा लोगों को मिलके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ, मुख्तलिफ धंधे वाले पैसे लेके वो जाली सब 100 साल पुराने गाँव बना लेते हैं। शहर में ज़मीनों पे कब्जे करके अब मैंने इसका हल ये निकाला है
आपको मैं बताऊं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मैंने 3 आदमियों को कच्ची आबादी में मेजर पनिशमेंट दी है, 2 18 ग्रेड की, एक 17 ग्रेड का, नौकरी से बर्तरफ। मगर सज़ा के लिए तो कम से कम 300 लोग तो मौजूद होंगे अभी। अब मैं पूरे डिपार्टमेंट को ही निकाल दूं तो फिर कैसे पूरे चलेगा? डिपार्टमेंट नहीं, मैं क्या बात ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ ना, अगर मैं अपने क्लर्क को कोई सिखाऊँ गलत काम, वो बेचारा मान जाएगा जो मिनिस्टर कह रहा है, तो कसूरवार वो नहीं है, कसूरवार मैं हूँ। वो जिन्होंने सीनियर लोगों ने वो काम करवाया था, जूनियरों को तो मैंने थोड़ी छोटी सज़ा दी, सीनियर को नौकरी से इस धंधे में मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, NGOs भी मलूस हैं जो कभी सैलाब के नाम पे, कभी किसके नाम पे वो आके धंधा बनाती है, उनका क्या परेशान? भाई मैं आपको बताऊं, मेरा डिपार्टमेंट एक रेंजर्स का सिपाही चला रहा था, जिसको रेंजर्स ने भी ये इन्हीं ज़मीन पे कब्जे वगैरह से निकाल दिया था। मुझे पता चला कि जी डिपार्टमेंट का मालिक तो वो है कराची में, वो मालिक है, मतलब कोई और मालिक तभी मैंने तभी साफ कर दिया, वो कच्ची आबादी करीब भी नहीं आता रेंजर्स वाला। अभी सिंध में कब्ज़ों के हवाले से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी बांटे गए हैं, तो अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट जो बांटे हुए मुख्तलिफ लोगों के नाम पे वो धंधा चल रहा है या बंद हो गया? डिस्ट्रिक्ट किसी के DC के नाम पे होता है। आजकल तो बहुत सारे नाम है, बड़े बड़े नाम भी लिख दे सकता हूँ मैं। अब लोग लिख दें, कहने को तो पॉलिटिकली आप कुछ भी कहें, लेकिन हमने कच्ची आबादी का अब हमें नहीं सोचा है कि हम कच्ची आबादी में जो गैर बिल्डिंग्स बन रही हैं इनको रोकना। देखिए हम नहीं रोकेंगे, हम उन मसाइल को हल ही नहीं कर पाएंगे। हमने तो उनको ऑफ़र की, अभी हम एक और चीज़ पे कर रहे हैं कि सस्ती बस्ती बनाएं और इधर लोगों को शिफ्ट करें जो प्रॉपर बनी हुई हो, वरना ये आप कच्ची आबादियों को आपको बताऊँ, एक आबादी मेरे पास, मैं हैरान रह गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कि हैं ये लीज़ क्यों नहीं हुई। उसकी फाइल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का लेटर लगा हुआ है कि उसकी लीज़ करो, वो लीज़ नहीं हुई। वो भी नहीं हुई क्योंकि पैसे, हो सकता है लोगों ने पैसे नहीं दिए होंगे। अब जो भी हो, मैंने तो देखा तो मैंने कहा यार भुट्टो साहब का लिखा हुआ, मैंने कहा करो उसको लीज़। मैंने कहा ये तो मैं खुद से आके करूँगा, मेरे लीडर का लिखा हुआ लेटर है और ये लीज़ नहीं है। तो लीज़ में बड़े प्रॉब्लम। अभी हमने गोठाबाद बंद हो गया है, तो हमने गोठाबाद की लिस्ट उठाई है, उसमें से हम देखें कौन कौन है। और मैं एक और काम कर रहे हैं, हम पूरा सिस्टम अपना कंप्यूटराइज कर रहे हैं कच्ची आबादी। अक्सर माफिया बिल्डर भी होते हैं, बहुत सारे बिल्डरों ने मुख्तलिफ सरकारी ज़मीनों पे, प्लाटों पे झुग्गियाँ लगा के लोगों को बिठा देते हैं, और बड़ी एक माफिया है। वो आपके पास माफिया आती है कि पैसे ले लो, लेन देन कर लो। एक जगह में गया, मुझे किसी ने बोला जी एक कच्ची आबादी देख लो। मैं वहाँ गया तो 2-3 बड़े कॉटन के ड्रेस पहने हुए लोग आ गए। फिर मुझे एक चीज़ ने क्लिक किया, मैंने वहीं से वाटर बोर्ड फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे बताओ यहाँ पर कोई बड़ी कंड्यूट है मेरे ख्याल में वाटर बोर्ड में। मुझे फ़ौरन जवाब आ गया, हाँ सर यहाँ से 40 इंच की कंड्यूट जा रही है। मैंने उनसे बोला भाई ये कंड्यूट पे कहाँ से बनोगा, ये तो 30-30 फुट हमारी रिजर्व कोई है, इस पर तो कोई भी किसी सूरत नहीं किसी मैं लीज़ करके दूंगा, भगाओ इनको यहाँ से। अब ये सारी चीज़ें हैं। कब्ज़ा ग्रुप बहुत माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसा है उनके पास, उसमें पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कन्वीनियंट उनको हेल्प करती है, कहीं पॉलिटिकल हेल्प भी ले लेते हैं। लेकिन सारी इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, बग़ैर लिहाज पॉलिटिकल एफिलेशन भी नहीं देखी जाए, और शहर में अब मज़ीद कच्ची आबादियाँ बनना रोकना ज़रूरी हो गया। क्या आप समझते हैं कि आपके मिनिस्टर के दौरान कच्ची आबादियाँ, फिशरीज़, लाइव स्टॉक और दीगर जो आपके पास इदारे, वहाँ से करप्शन का खात्मा होगा और मसाइल का हल हो जाएगा? मैं ये तो नहीं कहता कि मैं करप्शन का पूरा खात्मा कर दूंगा, मैं जो हकीकत पसंद आदमी हूँ, खामा का झूठ नहीं बोलता। ये 100% तो नहीं है कि ये आपके सिस्टम का हिस्सा बन गया है। बकौल एक बड़े बिजनेसमैन के अब करप्शन इशू ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, कहने लगा 100% हो गई है तो इशू ख़त्म हो गई, थोड़ी होती तो इशू होता। कराची के मसाइल की बात करें तो आप वाटर रिसर्च बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। पानी का मसला कराची का बड़ा अहम मसला, और DHA और बाकी क्लिफ्टन में भी पानी टैंकर से आपको पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी खरीदना पड़ेगा, पैसों पे पानी। फिर ये वाटर रिसर्च बोर्ड क्या कर रहा था, आप भी वहाँ रहे, क्या वहाँ पे भी ये करप्शन बदनवानी थी कि आपने उसको ठीक किया कि अभी तक शहर को पानी नहीं दे पा रही सिंध हुकूमत? देखिए कराची में का जो पानी का मसला आप कह रहे हैं, कराची का इशू ये है कि आपके पास बाय माइग्रेशन बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तकिल आ रहे हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बोझ नहीं उठा सकता। बदकिस्मती है कि 4 को जैसे भी इन्होंने किया,
अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है कि 1 साल के अंदर टारगेट दिया है कि ये जो हब कनाल दोबारा बनाई जाए, कि हब कनाल हमसे हमारा पानी सेंक्शन है 100 MTD, हम मुश्किल से 70 तक ले पा रहे थे, कनाल ख़त्म हो गई है। उसमें पूरा पानी डालते हुए डरते थे हम कि कनाल ना टूट जाए। अब ये नई जो बना रहे हैं 100 ईयर्स के लिए, और दिन रात काम हो रहा है। CM ने कहा कि 7.5-8 अरब रुपए मैं दूंगा, इस 1 साल में कंप्लीट करो। हमारा इरादा है ये कंप्लीट हो जाए, पुरानी को रिपेयर करके फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएं कि हब से हमारा कोटा बढ़ा दो, 50 भी बढ़ जाए तो हमारा सुरजानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सारा कवर हो जाएगा। नजमी आलम बड़े हिसास भी हैं, कब हंसते हैं कब रोते हैं। यार ज़िंदगी ने बहुत चीज़ें, बहुत तकलीफ़देह चीज़ें भी देखी और बड़े बड़ी तकलीफ़ें भी देखी। रोने से तकलीफ़ कम नहीं होती, हंसने से कम जीना होता है, हंसने से कम होती है। रोने से आप रो लें, क्या तकलीफ़ कम? शादियाँ कितनी की भाई? एक ही की है। एक ही ये खतरनाक सवाल है। तो मैं एक ही आप नौजवानी में वसीम जमील यंग, तो फिर एक ही पे भाई बात सुनो, जिस वक्त जवानी के टाइम होता है ना, या तो हम जेलों में थे या भाग दौड़ पुलिस से छुपते फिरते थे। जो एज होती है ना ये 20-22 साल की, जिसमें आदमी को ज़्यादा इश्क कितने की है जवानी में? इश्क कितने की है? वो इश्क मुमकिन ऐसे कैसे? नहीं, पता नहीं कितनी। ये तो भाभी से डरने वाली कहानी हो गई। नहीं, वो भाभी को मेरा, तुम्हारी भाभी को मेरा सब पता है, वो मेरी कज़न है, तो उनको सब मेरी चीज़ें पता है। मगर पता है, इश्क तो बाहर करता है, घर से भी तो पता नहीं चलता। नहीं इश्क वगैरह की तो क्या नहीं। मैंने कहा ना, हमारी लड़कियों ने लाइन मारी, पता लड़कियों ने लाइन मारी। या हमने भी हर वो हरकत की जो आपने अपनी जवानी में की होगी, सबकी। बस ये बात बच्चे कितने? एक बेटी है। एक बेटी, माशाल्लाह। फिल्में देखने का शौक है? हाँ, मैं देखता हूँ। आखिरी सवाल, क्या आप अपने मिनिस्ट्री के दौरान जो सिंध के इस वक्त मसाइल हैं हल करने के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, मेरी नीयत अल्लाह का शुक्र है बहुत साफ़ है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं घर बैठ के मिनिस्ट्री नहीं चलाता हूँ। मैं सुबह 9:30 पौने 10 बजे यहाँ होता हूँ। मैं 5, 5:30, 6 बजे तक तो ऑफिस का काम करता हूँ। मैं पूरा टाइम देता हूँ। हफ्ते में 2 दिन में इंटीरियर जाता हूँ, मुख्तलिफ किसी की बात पे नहीं, खुद अपनी आँख से देख के आता हूँ कि क्या है क्या नहीं। मेहरबानी नजमी भाई। नजमी आलम ने बड़े मुस्कुराते हुए बहुत सारे सवालात के खरे जवाब दिए। हमेशा वो खरी बात करते और पॉलिटिकल वर्कर से लेके लीडर तक के और वज़ीर तक उनका सफ़र हमेशा जद्दोजहद वाला रहा है। तो इसलिए वो पर उम्मीद हैं कि वो और ख़ुद उनकी पार्टी सिंध के वसाइल के हवाले से, लोगों के मसाइल कम करने के हवाले से पर उम्मीद है और जद्दोजहद उनकी पार्टी की, हुकूमत की जारी रहेगी। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से भी खुल के सच्चाई के साथ बहुत सारे जो मसाइल हैं उस पर सीधी और खरी बात की है। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह भाई।